नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस को डिस्कस कर रहे थे और उसका फर्स्ट पार्ट देख रहे थे। उसमें हम लोग टाइम एंड टेंस के टर्म्स को स्टडी किए, टेंस क्या होता है परिचय देखे, टाइम और टेंस में क्या रिलेशन है ये देखे, टाइम और टेंस में अंतर क्या है ये देखे। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि प्रेजेंट टेंस जनरली प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है, पास्ट टेंस जनरली पास्ट टेंस को रेफर करता है, फ्यूचर टेंस जनरली फ्यूचर टाइम को रेफर करता है। और टेंस 3 प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम 3 प्रकार का होता है और टेंस टाइम पर ही डिपेंड करता है। टेंस का सीधा संबंध टाइम से है। अब उसके बाद जब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का स्टडी किया गया तो यह देखा गया कि हर टेंस में जो एक्शन का टाइम है वो लगभग उसकी 4 कैटेगरी बन रही है। वो 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है और इसीलिए हर टेंस को 4 भाग में बांटा गया। हर टेंस के 4 प्रकार बताए गए, 4 टाइप्स बताए गए, जिसमें मान लीजिए प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट में बात करें तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी उसी तरीके से सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग ये देखे थे पिछली वीडियो में कि सिंपल प्रेजेंट का यूज बहुत सारा है, उसमें कंफ्यूजन ना हो, ज़्यादा डिफिकल्टीज ना हो, इसके लिए हम लोग डिसाइड किए थे कि क्यों ना उन टेंसेस को पहले पढ़ लिया जाए जिनका यूज कम है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हम लोग पहले पढ़ लें और बाकी जो बचे उस सबको सिंपल प्रेजेंट टेंस में डाल दें। ऐसे मैंने ये भी कहा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने यूजेस हैं वो भी मैं बताऊंगा और हर यूज पर सेंटेंस लिख कर दिखाऊंगा। लेकिन सुविधा के लिए, आसान बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देख रहे थे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक और नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। ये इम्परफेक्ट वर्ड जो है ये दिखाता है कि कुछ परफेक्ट नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीटेड है। जो ये कंटिन्यूअस दिखाता है कुछ कंटिन्यू है, कंप्लीटेड नहीं है। तो नाम से ही सजेस्टेड है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन सेंटेंसेस को मेनली दिखाता है जिससे ये बोध होता है कि बोलने या लिखने के समय कोई क्रिया चल रही है, जारी है। ठीक ना? इसके पहले एक छोटी सी बात बताऊं। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग टेंस के पहले वर्ब टू बी और मॉडल ऑक्सिलरीज देखे थे। लेकिन जब मैंने मॉडल ऑक्सिलरीज का वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ये टेंस पर आधारित तो नहीं है, लेकिन उन्हें बढ़िया से एक्सप्लेन करने के लिए जिस एग्जाम्पल की आवश्यकता है, जिन एग्जाम्पल्स की आवश्यकता है, उसके लिए टेंस का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने मॉडल्स वाले या यूं कहें कि मॉडल ऑक्सिलरीज वाले वीडियो को डिलीट कर दिया है। टेंस के बाद मैं मॉडल्स पे आऊँगा। ठीक ना? तो फिलहाल हम लोग पहले टेंस कंप्लीट करेंगे। अब टेंस कंप्लीट करने के दौर में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पिछले वीडियो में देखे थे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर, और पहला प्रयोग देख रहे थे कि कोई भी ऐसा एक्शन जो बोलने या लिखने के समय में जारी हो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। और भी यूसेस हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं इन दोनों के बाद उनको देख लें। तो हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देख चुके थे और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अफर्मेटिव में हम लोग जैसे कह रहे थे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू।
तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम जारी है। यू आर स्टडिंग, है ना, ही इज रीडिंग, यू आर स्पीकिंग, माई मदर इज कुकिंग। बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने बताया था कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से कोई एक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। V4 के बारे में मैंने बताया था कि वर्ब में ing होता है, उसको V4 बोलते हैं। मैंने बताया था कि M का प्रयोग केवल I के लिए होता है, S का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए होता है और बाकी सब के लिए R का प्रयोग होता है। ठीक ना। तो हम लोग सेंटेंसेस देखें, बहुत तरह के सेंटेंसेस हम लोग लिख सकते हैं। जब एक सेंटेंस लिख सकते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस देखना है कि सब्जेक्ट जो काम को करने वाला है, एक्शन, और वर्ब एक ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि वर्ब जो है दो तरीके का होता है। ऐसे कई क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन के अनुसार वर्ब दो तरीके का होता है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब कोई तब होता है जब उसमें वो मेन वर्ब को असिस्ट कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, तब वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अदरवाइज जब हम लोग वर्ब टू बी पिछले वीडियो में देखे थे तो उसमें देख रहे थे कि फॉर्म ऑक्सिलरी का होने के बावजूद वो मेन वर्ब का काम कर रहा था, क्योंकि ऐसा नियम है कि सेंटेंस में जब एक और केवल एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब जैसा ही काम करता है, मेन वर्ब ही होता है। ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखे थे। उसके बाद निगेटिव स्ट्रक्चर देखे थे। निगेटिव में मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के बाद जैसे इसी को बनाएं तो आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। तो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो भी हो। अब मैंने कहा था कि इस नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एजेंट लिख सकते हैं, एम नॉट को आरंट लिखते हैं और आर नॉट को भी आरंट लिखते हैं। हमें ये बता चुका है। आगे हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की जब बात आएगी, या इसको क्वेश्चन भी बोलते हैं, क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहां दो तरीके के स्ट्रक्चर आएंगे, दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। एक होगा यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चंस, और दूसरा होगा WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि यस नो क्वेश्चंस उन्हें कहते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे तुम चाय पियोगे, हाँ या ना। तुम पढ़ रहे हो, हाँ या ना। नहीं, क्या तुम पढ़ रहे हो, हाँ या ना। क्या तुम चाय पियोगे, हाँ या ना। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, मैं ये पूछ दूं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खाओगे, तुम कहाँ जाना पसंद करोगे, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम लोग हाँ ना में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए उन्हें WH क्वेश्चन कहते हैं। और इनका WH नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ऐसे प्रश्नों में W और H कहीं ना कहीं रहते हैं। जैसे हम लोग व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। देखिए WH, जैसे हु, जैसे वेयर, जैसे whom, जैसे when, जैसे how, why ही लिख दें, जैसे how, इस तरह के बहुत सारे हैं। whose नहीं, which, बहुत सारे हैं। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं WH लगा हुआ, देखिए WH 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 WH, इसीलिए इसका नाम WH पड़ा हुआ है। तो अब देखिए
हम लोग इसका पहला स्ट्रक्चर देखेंगे पहले। पहला स्ट्रक्चर हम SMR को ही पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद V4 लिखेंगे, देन हम ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, देन फुल स्टॉप। ठीक ना। जैसे मैंने कहा था ना कि आई एम टीचिंग यू, अब इसी M को हम पहले उठा के लेकर आ जाएं तो क्या हो जाएगा, एम आई टीचिंग यू। और तब ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, सॉरी फुल स्टॉप नहीं, यहां गड़बड़ हो रहा था, पहले ये हो गया तो क्वेश्चन मार्क होगा ना, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसी ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ला देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का तो नियम है कि उसके अंत में, उस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगना ही लगना है, एकदम फिक्स्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब SMR में से जो भी होगा उसे पहले कर देंगे, सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी हुआ रख देंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। और इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ठीक ना। जैसे आर यू डूइंग योर होमवर्क, मैं HW शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, उसको होमवर्क आप समझें, ऐसे आप अच्छे से लिखिएगा होमवर्क, ऐसे मत लिखिएगा। तो आर यू डूइंग योर होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क कर रहे हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, और देखिए SMR में से R ले लिए, सब्जेक्ट यू हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में ING, तो डू है, डू मीन्स करना, इसमें ING लगा हुआ है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में से हो गया योर होमवर्क। डू मीन्स करना, मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड या वर्ड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो करना, क्या करना, कुछ ना कुछ आंसर आएगा तो उसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो योर होमवर्क मतलब होमवर्क, मेन होमवर्क है। अब किसका है, तुम्हारा है या मेरा है, किसी और का है, वो तो अलग चीज है, लेकिन मेन क्या है, होमवर्क है। अब जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, इज योर मदर कुकिंग फूड, क्या तुम्हारी माँ खाना बना रही है, क्या तुम्हारी माँ खाना बना रही है। तो देखिए SMR में से इस पहले ले लिए, उसके बाद सब्जेक्ट है तुम्हारी माँ योर मदर, कुक है वर्ब, उसमें ING लगा दिए, और उसके बाद फूड है ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम एक सेंटेंस लिख दिए। अब आपका काम है कि जितना सेंटेंस बना सकते हैं इस तरीके का सोच सकते हैं, बनाइए, सोचिए, लिखिए, बार बार प्रयास कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करिएगा तो आपको इस तरह के सेंटेंसेस लिखने, बोलने, पढ़ने आ जाएगा। अब हम लोग इसी का WH क्वेश्चन वाला पैटर्न देखते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड जो होगा ना, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, इस तरीके का, उसको लिख लेंगे। और उसके बाद SMR में से कोई एक
और उसके बाद सब्जेक्ट, तब V4, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क, ये रखेंगे, ठीक ना। जैसे हम कहें व्हाट आर यू डूइंग, ठीक ना। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दिए, कोई जरूरी थोड़ा है कि ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। तुम क्या कर रहे हो, है ना। व्हाट आर यू डूइंग, अब देखिए WH वर्ड में व्हाट आ गया, इज एम आर में से आर आ गया, सब्जेक्ट यू हो गया, अभी फॉर डूइंग हो गया, तो हो गया इसका WH क्वेश्चन। जैसे why are you disturbing me, तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो देखिए ये WH में से why, इज MR में से R, सब्जेक्ट यू, V4 डिस्टर्ब में ING लगा है तो डिस्टर्बिंग, ऑब्जेक्ट मी, तो ये हो गया। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए और बनाइए, बना सकते हैं। अब एक पैटर्न होता है जिसमें क्वेश्चन भी होता है और निगेटिव भी होता है, क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है। अब जब क्वेश्चन है तो फिर यहां दो संभावना है कि यस नो क्वेश्चन के साथ निगेटिव है या WH क्वेश्चन के साथ निगेटिव है, ठीक ना। तो यस नो क्वेश्चंस के साथ निगेटिव हो, ये N है, यस नो क्वेश्चन के साथ निगेटिव हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इस MR में से कोई एक रख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कोई है तो लगा देंगे और तब क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। जैसे आर यू नॉट रीडिंग योर बुक, क्या तुम अपना किताब नहीं पढ़ रहे हो। तो देखिए इस MR में से आर ले लिए, सब्जेक्ट यू है, नॉट है तो नॉट लगा दिए, V4 रीड में ING लग गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में से क्या आ गया योर बुक। तो क्या तुम अपना किताब नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम एक और सेंटेंस ले सकते हैं, इज योर मदर not going to the temple, is your mother not going to the temple, क्या तुम्हारी माँ मंदिर नहीं जा रही है। तो देखिए इज MR में से इज, सब्जेक्ट हो गया योर मदर, नॉट है तो नॉट लगा दिए और गो में ING लगा दिए, V4 हो गया। और कहाँ भाई, तो मंदिर, ठीक ना, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरीके से यस नो क्वेश्चन के साथ निगेटिव रहेगा तो हम सेंटेंसेस अनगिनत बना सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ एक चीज और बता दें,
इसमें आप जैसे अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव आप देख रहे थे, तो इस नॉट को एजेंट कह दे रहे थे, आर नॉट को आरंट लिखते थे, एम नॉट को भी आरंट लिखते थे। इस तरीके से यहाँ भी वो काम कर सकते हैं। जैसे शुरू में ही आप एजेंट लगा सकते हैं या आरंट लगा सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि नॉट तो यही आके जुड़ गया ना, इसलिए नॉट यहाँ से हट जाएगा। तब बिफोर, तब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क। ठीक ना। जैसे हम कहें आरंट यू रीडिंग योर बुक, क्या तुम अपना किताब नहीं पढ़ रहे हो? तो क्या था, आर यू नॉट रीडिंग योर बुक। इस नॉट को यहां से उठाकर यहीं डाल दिया। ठीक ना। जैसे aren't I teaching you इंग्लिश? क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं? तो देखिए आई, मैंने कहा था ना कि एम नॉट के जगह पे आर लगाया जाता है। मैक्सिमम विद्वानों का यही मत है। ठीक ना। जैसे isn't she preparing for her examination? क्या वह अपने परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही है? तो देखिए एजेंट सी यहां से लग गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब में आईएनजी है V4, और फिर ये बाकी बचा जो आपका ऑब्जेक्ट। ठीक ना। इस तरीके से आप यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव देख सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आपको बनाना चाहिए। ठीक ना। आगे देखते हैं। अब WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव भी आए तो स्ट्रक्चर क्या हो? तो वहां पर कुछ नहीं करेंगे, केवल WH वर्ड पहले लगा देंगे। WH वर्ड पहले लगा दिए, उसके बाद एस या एम या आर में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V4, तब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। या इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस स्ट्रक्चर को, सॉरी सेंटेंस बोल दिए, WH वर्ड पहले और यहीं पे आप एजेंट लिख सकते हैं या आरंट लिख सकते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट। नॉट तो यहाँ आके जुड़ गया तो यहाँ से हट गया, तो प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप दोनों में से जो मन सो लिखिए, दोनों सही है। पहले जनरली ये शॉर्ट फॉर्म का यूज स्पीकिंग में होता था, स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन आजकल सब में चल रहा है। ठीक ना। तो आप जैसे मन वैसे यूज करिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं why are you not
रीडिंग इंग्लिश। देखिए WH वर्ड यहाँ Y, यहाँ से R, सब्जेक्ट U, नॉट यहाँ से आ गया, रीड में ING लग गया तो V4 हो गया, और यहाँ इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। तो तुम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे हो या क्यों नहीं पढ़ रही हो, दोनों के लिए जो मेल हो या फीमेल हो यही होता है। आप भी गा सकते हैं, तुम भी गा सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे वेयर इज शी नॉट गोइंग यहीं तक रखिए। वेयर इज शी नॉट गोइंग, वह कहाँ नहीं जा रही है, ठीक ना, वह कहाँ नहीं जा रही है। और जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं। या इससे अच्छा है आप ऐसे कर दीजिए, Where is she not going for shopping, वो शॉपिंग के लिए कहाँ नहीं जा रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इज एम आर का प्रयोग किस तरीके से WH क्वेश्चन और निगेटिव दोनों एक साथ होता है तो हम लोग करते हैं। और WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उस आधार पर सेंटेंसेस हम कैसे लिख लेते हैं। अब एक और चीज इसी के साथ मैं डिस्कस कर देना चाहता हूं। इसका पैसिव स्ट्रक्चर। अब पैसिव कहने के पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें कि पैसिव क्या है क्या। तो वॉइस की बात हो रही है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और फिर अब बात ये होती है कि सॉरी मेरी जीभ लटपट आ गई कि वॉइस क्या होता है। तो टेंस और वॉइस का बड़ा घनिष्ठ रिलेशन है। जैसे वर्ब के फॉर्म से टेंस का संबंध था, इसी प्रकार से सेंटेंस में वर्ब से यदि ये पता लगे कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो उसे हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं, और यदि ये पता लगे कि सब्जेक्ट पर कुछ किया जा रहा है, उसी पर कुछ घटित हो रहा है, तो उसे हम पैसिव वॉइस में कहते हैं, ठीक ना। तो कोई पूछे कि वॉइस क्या होता है तो आप कहिए कि वॉइस वर्ब का वह फॉर्म होता है जिससे ये पता चलता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट पर कुछ घटित हो रहा है, ठीक ना। बात समझे, वॉइस यही होता है, ठीक ना। मतलब वॉइस जब भी डिफाइन करने की बात हो तो आप सिंपली डिफाइन करें कि voice is the form of verb that tells us whether the subject does something in the sentence or something is done to the subject in the sentence। voice का सीधा मतलब यही है कि क्रिया के रूप से, जिस रूप से ये पता चले कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट पर कुछ घटित हो रहा है, उसे हम वॉइस कहते हैं, ठीक ना। और जैसा कि मैंने बताया कि दो कंडीशन होगी, सब्जेक्ट कुछ कर रहा होगा तो एक्टिव वॉइस कहते हैं उसको, मतलब सब्जेक्ट वहां एक्टिव है, और सब्जेक्ट पर कुछ किया जा रहा होगा तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक ना। मतलब कि सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, पैसिव वॉइस।
अब जो व्यवहारिक जीवन जो होता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ होता है, इसमें हम लोग जहाँ सब्जेक्ट सेंटेंस में अवेलेबल रहता है, मौजूद रहता है, उसको एक्टिव वॉइस में बनाने की सलाह देते हैं और बनाया भी जाता है। जहाँ सब्जेक्ट का अभाव रहता है, सब्जेक्ट का पता नहीं रहता है, वहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। हाँ, यदि कन्वर्जन की बात की जाए, कन्वर्जन मीन्स इंटरचेंज करने की, आपको कहा जाए कि कन्वर्ट इट इनटू पैसिव फ्रॉम एक्टिव, है ना, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने की बात हो तो वहाँ बात अलग है। वो तो एक तरीके से एग्जाम का क्वेश्चन हो गया, तो वहाँ सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन रियल लाइफ में यदि सब्जेक्ट है तो हम लोग सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में रखते हैं, और एक्टिव वॉइस मतलब नॉर्मल सेंटेंसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और पैसिव वॉइस मीन्स सेंटेंसेस नॉर्मल नहीं होंगे, उनमें कुछ चेंजिंग किया जाएगा, और जो चेंजिंग किया जाएगा वो स्ट्रक्चर हम बताने वाले हैं। अब उदाहरण देखिए, कैसे मालूम चलेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है या नहीं है। जैसे हम एक हिंदी में सेंटेंस लिख रहे हैं, अब देखिए सुशील कुमार पहलवान हैं, अभी चर्चा में हैं, ठीक ना। वो एक मर्डर केस के सिलसिले में उन पे इंक्वायरी हो रही है और वो अंडर कस्टडी हैं, अरेस्ट हैं। तो सुशील कुमार आप जानते होंगे, जाने माने पहलवान हैं। तो सुशील कुमार को जेल भेजा गया। अब यहाँ क्रिया क्या है? भेजना। तो क्या सुशील कुमार ने जेल भेजा? नहीं ना, सुशील कुमार को ही भेजा गया। अब यहाँ सुशील कुमार सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सुशील कुमार कोई काम नहीं कर रहे हैं, उन्हीं पर काम हो रहा है, उन्हीं को भेजा जा रहा है। भेजना जो क्रिया है ये सुशील कुमार नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, और सुशील कुमार को भेजा जा रहा है। कौन भेज रहा है कुछ पता है? सेंटेंस ऐसे तो आप कहिए कि पुलिस ने भेज दिया, कोर्ट ने भेज दिया, लेकिन इस सेंटेंस में कहाँ कुछ लिखा गया है? नहीं ना। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और जनरली हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट बैठाया गया है कि बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं होता है। तो जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो सेंटेंस बनेगा कैसे? उस स्थिति में, अभाव में, मजबूरी में हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बना देते हैं। हमें याद आ रहा है, हम लोग बचपन में थे ना, तो हमारे गांव देहात में हम लोग कभी नाटक का मंचन करते थे। पहले होता था, आजकल तो कम हो गया है। सरकारी विद्यालयों में कुछ ओकेजन्स पे नाटक हुआ करता था। तो उसमें जब लेडी रोल की बात आती थी, फीमेल रोल की बात आती थी, तो ऐसे गांव देहात में क्या है ना कि लड़कियों को घर से बाहर निकलना या पब्लिकली कुछ परफॉर्म करने का परमिशन पहले नहीं था, आजकल तो धीरे धीरे होने लगा है। तो क्या होता था कि लड़की के अभाव में, क्योंकि उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कोई लड़की मिलती नहीं थी, तो लड़के को ही कोई सुंदर सा लड़का देख करके उसको जो है बढ़िया से मेकअप करके हम लोग लड़की बना देते थे। क्या थी? मजबूरी। लड़का को लड़की कब? मजबूरी में। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब तो सब्जेक्ट मिल गया तो क्या दिक्कत है? लेकिन जब ये कन्वर्जन होगा तो कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, कुछ घूस देना पड़ेगा, कुछ एडिशनल देना पड़ेगा। तो उसी में जान लीजिए, दुनिया के किसी भी पैसिव स्ट्रक्चर में हम लोग 3 काम जरूर करते हैं। पहला काम तो ये कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, और दूसरा काम ये कि
ऑक्सिलरी वर्ब सप्लाई करना, मतलब सेंटेंस में लिखना। एडिशनल मतलब जो है उसको छोड़कर, नहीं है तो देंगे, यदि पहले से ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसको रखेंगे और उसके अलावे एक देंगे। और तीसरा काम क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बात यह है कि एडिशनल ऑक्सिलरी वर्ब जो सप्लाई करेंगे वो क्या होगा, ये भी एक बात है। तो आइए इसके पहले हम एक चीज देखते हैं। एक वर्ब होता है बी, जो हम लोग वर्ब टू बी में देखे, और वर्ब टू बी में हम लोग एस एम आवाज वर्ड देखे और कुछ नहीं देखे, और कुछ भी होता है बी देखे थे सेल विल के साथ, लेकिन बिन नहीं देखे थे, बिंग नहीं देखे थे, क्योंकि वर्ब टू बी में उसका वहां काम बिना टेंस का नहीं चल रहा था, इसलिए उसको छोड़ दिए थे। यहां देख लीजिए, बी एक वर्ब होता है जिसका फर्स्ट फॉर्म है ये बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है वॉज, थर्ड फॉर्म है बिन, फोर्थ फॉर्म है बिंग, और फिफ्थ फॉर्म के रूप में इज आता है। यहाँ वर्ब भी आता है संयोग से प्लूरल में, एक्सेप्शनल केस है, ऐसा हर वर्ब के साथ नहीं होता है। ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है। बी का फर्स्ट फॉर्म है बी, सेकेंड फॉर्म वॉज, प्लूरल में वर्ब, थर्ड फॉर्म बिन, और फोर्थ फॉर्म बिंग, और पांचवा फॉर्म इज। ठीक ना। तो अब देखिए यहां पर हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, एम और आर को यहां रख लेते हैं बी के साथ। ठीक ना, ये एक्सेप्शनल है और ये प्लूरल है, तो यहीं पे रहेगा, क्योंकि वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है मेन फॉर्म। ठीक ना। अब हम एडिशनल जो ऑक्सिलरी वर्ब सप्लाई करते हैं वो बी का ही फॉर्म डालते हैं। ठीक ना, V1 V5 डालना होगा तो बी एम आर या एस में से कोई डालेंगे, V2 डालना होगा तो वाज वर्ब में से कोई डालेंगे, V3 डालना होगा तो बिन डालेंगे, V4 डालना होगा तो बिंग डालेंगे। ठीक ना। तो यही काम, और बी का ही फॉर्म क्यों डालेंगे, क्योंकि बी जो है, बी मीन्स होता है होना, और हर क्रिया में होना तो पहले से इंक्लूडेड है ना, इसलिए बी का फॉर्म डालते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म देखेंगे, पैसिव स्ट्रक्चर देखेंगे, उस पर कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे और आगे चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग एक और चीज की चर्चा करेंगे जो होगा क्वेश्चन टैग। वो क्या होगा, कैसे होगा, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।